हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और एग्जाम पाठशाला के साथ और भी बढ़िया तरीके से चल रही है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हमारी लास्ट टाइप बची है दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस होता है कि जब WH वर्ड हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये दैट जो है सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन में ही आता है। इनका प्रयोग दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेज को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए किया जाए तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वहीं अगर WH वर्ड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लगकर, सब्जेक्ट और साथ में वर्ब से पहले लगकर सेंटेंस की फॉर्मेशन को क्या बनाता है, इंटेरोगेटिव बनाता है, तो दैट मीन्स उस प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बाकी हमने रिलेटिव प्रोनाउन में डिटेल में भी पढ़ा था कि व्हाट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, विच का यूज कैसे करते हैं, हुज का प्रयोग कैसे करते हैं, किसका यूज हम पर्सन के साथ करते हैं, किन का यूज हम थिंग्स के साथ करते हैं, किसका यूज हम दोनों के ही साथ कर लेते हैं, दैट का यूज दैट के साथ में ही प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, आप सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। ये सारा हमने रूल में पढ़ रखा है। सेम वैसे इंटेरोगेटिव में भी वही चलेगा, लेकिन इस केस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये दो वाक्यों को या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम नहीं करता है। इसका मेन काम क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन को इंटेरोगेटिव बनाना, प्रश्नवाचक बनाना। दैट मीन्स कि वो कुछ पूछ रहा है, वो किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है, किसी वस्तु के बारे में पूछ सकता है, पोजेशन की फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल में क्या रहेंगे। हु, whom, whose, which। दैट इसमें नहीं आता है। दैट का प्रयोग कभी भी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग। अब यहाँ पे हु जो है वो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। ठीक है, हम सब्जेक्ट की जगह पे ही इस प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। हमें पता है प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा शब्द जो नाउन को ही रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज किया जाता है। तो क्या यहाँ पे WH वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ रहा, क्या वो सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, कर रहा है, किसी नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। अब ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। अगर वो पर्सन की बात कर रहा है, पर्सन के बारे में पूछ रहा है, तो हम WHO हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। और वहीं पे अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो व्हाट या विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हु का प्रयोग किया जा रहा है, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। तो कौन मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे हु रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, आस्क अबाउट पर्सन, आस्क अबाउट अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछना, तो क्या यूज करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। Whose book is this? ये किताब किसकी है। अब देखो
किताब किसकी है, जिसकी है मैंने कहा मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, तो वो उसका पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। तो यहाँ पे वो अधिकार ही तो पूछ रहा है कि मतलब जो किताब है वो किसकी है, उसके मालिक के बारे में पूछ रहा है। वो उस किताब का जो असली अधिकारी है वो कौन है, उसके बारे में जब वो पूछ रहा है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हुज का प्रयोग कर रहे हैं। हुज बुक इज दिस, हुज का प्रयोग ही पोजेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग कहाँ पे किस चीज के लिए किया जा रहा है, इट आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट भी ठीक है, या पर्सन भी लिख लो साथ में, पर्सन भी लिख सकते हैं आप, पर्सन ऑब्जेक्ट या पर्सन। पोजेशन लिखना हो तो साथ में पोजेशन भी लिख लो, क्योंकि अधिकार की बात ज्यादा करता है ये। ठीक है, पोजेशन। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ हमने पहले जब हमने एग्जाम्पल किए थे इन रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमने पढ़ा था कि दैट के साथ कोई प्रेपोजिशन प्रयोग नहीं होती है ना, दैट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जिनके साथ आप प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं? जैसे हमने लिखा whom, अगर हम बात करें whom की, तो whom के साथ आप प्रेपोजिशन कैसे लिखें, whom से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। whom से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। whom से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इन केस ऑफ पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्मेशन में नहीं। आप पैसिव फॉर्मेशन में बाय whom का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये पैसिव फॉर्मेशन में ही यूज होता है। whom से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे by whom was the Ramayana written, by whom was the Ramayana written। ठीक है, अब इस केस में हम whom से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। whom के साथ आप प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हो। अब एक्सेप्शन क्या आती है, यहां पे लिख लें, लेकिन who के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है। who के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। whom के साथ आप by का यूज कर सकते हैं, किसी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ who आप प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा who are you, who are you, तुम कौन हो, who are you। क्या मैं अगर यहाँ पे लिख दूं by who are you तो क्या करेक्ट होगा, गलत होगा, ये तो गलत होगा ना, इसको लिखना गलत है, ये आएगा ही नहीं ऐसा कुछ भी, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन को क्या करेगा, गलत कर देगा। ओनली हु आर यू, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको याद ही रखने पड़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए हमारा अगला रूल है
जैसे कि हमने बोला कि पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर दो या दो से अधिक पर्सन में चुनाव करना हो इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में, तब हम क्या यूज करेंगे? इन दोनों में से कौन आपका भाई है? आप प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं, लेकिन साथ में आप चुनाव करने के लिए भी बोल रहे हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में आपको चुनाव करना हो इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या यूज करेंगे? पर्सन के केस में हु का यूज करेंगे या कोई और WH वर्ड आएगा? चलिए सीखते हैं। मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड? हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड? क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ग्रामेटिकली अच्छा है? हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, पहली बार अगर कोई इस सेंटेंस को पढ़ता है या जिसको रूल का नहीं पता है, वो बिना पढ़े, बिना रूल को जाने अगर इन चीजों को पढ़े, इन सेंटेंसेस को पढ़े, तो शायद हमें कहीं ना कहीं ये वाक्य अच्छा ही लगेगा। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि क्राउड में पूछा गया है ना? पूछा किसमें गया है? क्राउड में, मतलब इस भीड़ में तुम्हारा भाई कौन सा है। जब दो या दो से अधिक में से आपको किसी एक का चुनाव करना है इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आप कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? तो हु का यूज करेंगे या कोई और? तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? विच। क्या आता है? विच। तो करेक्ट फॉर्मेशन बनेगी विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस करेक्ट है। अब रूल लिखें। दो या दो से अधिक में, दो या दो से अधिक में एक का चुनाव हो एक का चुनाव हो तो विच का प्रयोग किया जाता है। तो विच का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, which of the servants do you want? Which of the servants do you want? ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट हुआ। जब दो से अधिक में एक का चुनाव करना हो इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव, दैट इज विच, ना कि हु। और अगर चुनाव नहीं हो रहा है और आप पर्सन की बात कर रहे हैं तो हु का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन सीखने की जील होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ये था आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम कुछ करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड थोड़े से एरर्स इसी क्लास में, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में ये तो पता चले कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है कि क्या वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, आप खुद को इवेलुएट तो कर सकें। चलिए बात करते हैं कुछ एरर्स की। तो सबसे पहला एरर है द टू सिस्टर्स
shouted at one another in public. एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो एरर। चलो मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख देती हूँ। ये ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा एक वाक्य है। अगर कोई बिगनर है जिसको नहीं पता कि भाई सेंटेंस में या किसी एग्जाम में एरर क्या होते हैं, कैसे आते हैं, तो ये एक पूरा वाक्य दिया होता है एग्जाम में, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है या 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है तो आप पहला ऑप्शन टिक करेंगे और वहीं पे ओएमआर शीट पे, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो ओएमआर पे ऑप्शन नंबर ए सर्कल करेंगे, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें आप ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस के इस पार्ट में आपको एरर लग रहा है बी पार्ट में, तो यह इसको टिक करेंगे। अगर आपको सी पार्ट में एरर लग रहा है तो सी को टिक करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि वाक्य जो है बिल्कुल करेक्ट है तो नो एरर पे टिक करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज की भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी मतलब सेंटेंस में एरर हो भी सकता है, वो ए बी सी या डी पार्ट में भी हो सकता है, और लास्ट में जो आपको ऐसे भी एग्जामिनर घुमा सकता है कि सेंटेंस करेक्ट करके दे दे एग्जाम में। तो अगर आपको लग रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको लगे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, नो एरर वाला। मतलब जहां पे होगा ई में अगर नो एरर होगा तो ई को टिक करेंगे, डी को होगा तो डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलो तो अब पहला वाक्य है हमारे पास, द टू सिस्टर्स, कितनी बहनें? 2 बहनें। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। कौन सा प्रोनाउन है? करो आइडेंटिफाई। वन अनदर कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास? दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें ईच अदर और वन अनदर आते हैं। ईच अदर का यूज होता है कि सिर्फ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध बता रहा है, तो हम ईच का यूज करते हैं। 2 से अधिक में अगर पारस्परिक संबंध बता रहा है तो हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर का यूज करते हैं। क्या इस वाक्य में 2 व्यक्ति हैं या 2 से ज्यादा हैं? 2 व्यक्ति हैं, मतलब 2 सिस्टर, 2 सिस्टर्स की बात हो रही है तो 2 ही व्यक्ति, 2 पर्सन की बात हो रही है। अब 2 पर्सन आ रहे हैं तो उस केस में क्या हम वन अनदर यूज करेंगे या ईच अदर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईच अदर। आप पर्सन तो चेंज नहीं कर सकते। कईयों के दिमाग में आएगा कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या एरर इसको दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप पर्सन थोड़ी चेंज करेंगे। अगर 2 बहनें लड़ रही हैं तो 2 ही होंगी, 2 ही बहनें होंगी तो 2 ही लड़ेंगी आपस में। आप 3 नहीं बना सकते, तीसरी बहन कहां से लाएंगे आप, है ना? तो 2 बहनें तो वैसे ही रहेंगी। हाँ, वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही हैं, एक दूसरे के ऊपर झगड़ रही हैं, तो दैट मीन्स उस केस में आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? प्रोनाउन। तो वन अनदर की जगह पे क्या जाएगा? ईच अदर। क्या जाएगा? ईच अदर। ठीक है, चलिए सेकेंड सेंटेंस है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड देन ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वी मस्ट सप्लीमेंट। ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। सेंटेंस को तोड़ के एरर देखना है आपने। अभी तो हमें पता है कि हम एरर कौन सा कर रहे हैं? प्रोनाउन से रिलेटेड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही प्रोनाउन का हुआ। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपसे ये नहीं लिखेगा उसमें पेपर में कि भाई ये प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है या नाउन से रिलेटेड एरर है या प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है या किसी अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है और एट द एंड आप ये चीजें सीख जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं क्लासेस को लगवाने में। अभी भी आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि आप संडे को क्लासेस कम लगवाते हैं, तो कोशिश करें कि क्लासेस जरूर लगाएं। ठीक है, चलो वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स।
आर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स, क्या इसमें एरर आपको दिख रहा है? नहीं, है ना। आप बाद में तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट, वन सेल्फ कहां पे यूज होता है? वन सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे वन सेल्फ दे रखा है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ नहीं होता है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ होता है। क्या होता है? आर सेल्फ, यही होता है, यही होता है। चलो, आर सेल्फ होगा, ओके। बट यहाँ पे एक और चीज आपने देखी होगी कि हमने यहाँ पे कीप का यूज कर रखा है। तो क्या हमने रूल में पढ़ा था कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट और हाइड, इन शब्दों के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे कीप के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी एरर है। करेक्शन में कैसे आएगा सेंटेंस? वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप फिट, या इन ऑर्डर टू कीप वन फिट, नॉट वन सेल्फ। ठीक है, वन सेल्फ या आर सेल्फ आप यहां से हटा देंगे। वैसे वन भी नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? करो चेक, ये आप देखेंगे 2 मिनट के लिए। क्या हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास सेंटेंस में लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट ऐसी कोई वर्ब्स आती हैं या कोई प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद कौन सा केस आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट या फिर कोई प्रेपोजिशन दे रखी हो तो इनके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो क्या यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं? ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यू तो चलो ऑब्जेक्टिव केस मान लिया, लेकिन क्या आई ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं। तो एरर किसमें आया? ऑप्शन नंबर सी में। सी में एरर क्या है? आई। यू एंड मी यहां पे बनेगा, यू एंड मी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, I shall avail of this opportunity to meet you there. हमें पता है कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। वो कौन कौन सी हैं? अवेल, एम्यूज, रिकंसाइल, अवेंज, एक्सर्ट, एब्सेंट, एंजॉय, एक्विट, अवेल। ठीक है, ये सारे आ गए। एब्सेंट, एंजॉय, प्राइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज वर्ब्स जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अवेल दे रखा है, इसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट में क्या है? आई। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। आई शेल अवेल माई सेल्फ यहां पे यूज करेंगे। आई शेल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। क्या ये मुश्किल लग रहा है? आसान नहीं है। अगर आपने रूल पढ़े हैं, अगर आपने क्लासेस सही से लगाई हैं तो क्या मुश्किल होगी एरर्स को करने में? पहली बार में स्पीड कम हो सकती है, लेकिन आप कहें कि हमें आ नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप डिटेलिंग में क्लासेस सारी लगवा रहे हैं
अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, कंसिस्टेंसी से लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत आने की बात नहीं है। ठीक है। हाँ, एरर्स को करने में स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, पहली बार में हो सकता है कि ज्यादा आप टाइम लें और आपको इरिटेशन भी जो है वो थोड़ी सी हो कि भाई हमें तो नहीं आ पा रहा है, हम अब आपका मन भी नहीं करेगा कि हम करें एरर, एक कर लिया, दूसरे के टाइम पे शायद आप इतने ज्यादा दूसरा भी कर लें, तीसरा भी कर लें, चौथे के टाइम पे शायद आप जाके सोचें कि नहीं अब नहीं हो रहा, हमसे सही नहीं हो पा रहे, या हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम कर नहीं सकते, आप डीमोटिवेट भी होंगे। पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, और अगर आपको मिस्टेक्स कम करनी है तो ऑब्वियस है प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी को ध्यान से पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। ठीक है। और उसके बाद साथ साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है। एरर्स को सही करना हो तो हमेशा एक मेथड यूज किया करो मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज कि आप जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ते हो, मान लो कि आप नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन पढ़ो, देन उसके बाद जब आपने थ्योरी सेक्शन सारा पढ़ लिया, ठीक ढंग से पढ़ लिया, थ्योरेटिकल सेक्शन आपका निकल गया, अब प्रैक्टिस पे आप जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करो, उसी टॉपिक की ही करो। आप सीधा एरर पे चले जाओगे, मतलब ऑनलाइन कहीं पे सर्च करेंगे कि भाई कुछ एरर प्रैक्टिस हमें निकाल के दो, तो वहां पे तो मिक्स्ड एरर होंगे, आपको करने में दिक्कत भी होगी। तो पहले अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर भी नहीं है, अगर आप एडवांस भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जब भी एग्जाम की तैयारी आप करने बैठते हो तो स्टार्टिंग ऐसे ही किया करो। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब स्किल्ड हैं इस टॉपिक में, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो भी मैं यही सलाह दूंगी आपको कि आप जब भी तैयारी करें तो पहले इस मेथड से ही करें। पहले जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन का पढ़ रहे हैं, तो उस थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करो पढ़ के, फिर उसके बाद जो है उसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। नाउन के रिगार्डिंग ही, नाउन से रिलेटेड ही आपने किसी वेबसाइट से जो है एरर प्रैक्टिस फाइंड आउट करने हैं, मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई बुक्स पड़ी हैं तो आप बुक्स में से करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रीवियस बुक से करो, पुरानी से पुरानी उठा लो, नई से नई उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस नाउन से रिलेटेड ही एरर करने हैं जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर प्रोनाउन आता है, फिर प्रोनाउन पढ़ लिया आपने तो प्रोनाउन से रिलेटेड एरर करो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाओ थ्योरी सेक्शन को, देन उसकी एरर प्रैक्टिस करो। एट द एंड आप जब भी मिक्स एरर पे जाएंगे तो आपकी जो एरर की या मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और जो आपकी एक परफेक्शन है वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रही 100% आप परफेक्ट हो जाएंगे, बट परफेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी 90% तक पहुंच जाएगी। ठीक है। 10% मिस्टेक सबसे होती हैं, अगर हम कहीं एग्जाम में बैठ जाएं तो शायद हमसे भी हो जाए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बस हमको अपने आप में सुधार करने होते हैं। किसी एक दिन में हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाते। लाइफ में जब इंसान का जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान सिर्फ सीखता है, लर्निंग चलती है। ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है लर्निंग का। तो आप कहें कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल परफेक्ट है, ये मानने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। अगर वो परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो आप खुद को कैसे मान के चल रहे हो कि भाई हम परफेक्ट हो सकते हैं? मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं, आप परफेक्ट नहीं है, बस हमको परफेक्शन की तरफ जाना होता है, अपने आप में डेली सुधार करने होते हैं। और जिस दिन आपने वो चीज सीख ली कि आप सुधार करने आ गए, आपको आ गया कि अपने आप में हमें सुधार कैसे करना है, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चलेगी, आप सक्सेस के नजदीक पहुंच जाएंगे, बहुत नजदीक। आज के लिए इतना ही करते हैं, इस क्लास में काफी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी हमारी टीम जो है एक बड़े उत्साह के साथ जो है काम कर पाएगी। ठीक है। अभी भी कर रही है नो डाउट, बट फिर भी जैसे एक बच्चे को इंसेंटिव की जरूरत होती है, वैसे ही टीचर को अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। तो वो अप्रिसिएशन आपकी तरफ से यही रहेगा कि आप इस चैनल को शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है। ओके जी, थैंक यू, जय हिंद।